नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के महत्वपूर्ण मैगजीन्स के समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जिस मैगजीन की, वो जनवरी 2025 की योजना मैगजीन है। और आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज के अंतर्गत हम मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम अपने इस एपिसोड में योजना मैगजीन में प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट ऑफर चलाया जा रहा है, जिसके बारे में पहले से भी आपको जानकारी हो चुकी होगी। यूपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स हैं उन पर 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए जो वैलिड डेट है वो 26 से लेकर 30 जनवरी 2025 है, यानी कि 30 जनवरी तक आप इस डिस्काउंट का ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स में कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 3 वर्षों तक है और इस समय अंतराल में आप अनलिमिटेड बार, असीमित बार देख सकते हैं। प्रत्येक विषय और खंड पे आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स दिए जाएंगे, नियमित क्लास टेस्ट कराए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सूचना थी। अब बढ़ते हैं योजना मैगजीन्स में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स प्रकाशित हुए हैं उन पर हम बात करेंगे, और उनमें से कुछ खास जो आर्टिकल हैं उन्हीं को हमने आज के एपिसोड में उनको ऐड किया है। जैसे पहला जो आर्टिकल है वो है भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का जो भावी प्रयोग है, जो भविष्य के अनुकूल कहें, जो इसका उपयोग है। ये जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए अहम है, क्योंकि भारत की कार्यशील जो आयु वाली जो आबादी है, कह सकते हैं कि वो जो आबादी है लगभग 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच की मानी जाती है। और ये जो आबादी है इसका जो हिस्सा है वो वर्ष 2011 की अगर हम बात करें, वर्ष 2011 में, तो 11 में ये 59% थी, और ये जो 59% है ये 59% 2011 में थी। लेकिन अब ये जो प्रतिशत अनुपात है अब ये बढ़ चुका है। जैसे अगर हम हाल के जो डेटा आए हैं वो 2021 के डेटा आए हैं, इसमें ये कहा गया है कि खास तौर पे भारत में जो कार्यशील आयु वाली जो आबादी है अब 2011 के 59% से ये बढ़कर अब लगभग 63% हो चुकी है, 63% हो चुकी है। और अगले 15 वर्षों में इसके स्थिर रहने की एक तरह से उम्मीद जताई जा रही है। और एक तरह से देखें तो ये एक तरह से चिंताजनक भी विषय है। और घरेलू जो अर्थव्यवस्था होती है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसके दृष्टिकोण से भारत की जो चुनौती है अगले लगभग 20 से 22 वर्षों में देखें तो वास्तविक प्रति व्यक्ति जो आय है उसको 6 गुना बढ़ाना है। और इस कारण से कहीं ना कहीं ये समस्या हम सबके सामने देखने को मिल रही है। तो इसी की हम चर्चा करेंगे। इसमें एक वर्ड और आ रहा है, जनसांख्यिकी लाभांश। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आखिर जनसांख्यिकी लाभांश होता क्या है। तो देखिए, जब किसी भी देश, जैसे भारत की हम बात करें, तो जब किसी भी देश में काम करने वालों की जो संख्या है वो अधिक हो और उन पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या कम हो, तो इस तरह की जो अवधारणा है वो जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है। ये एक कंसेप्ट है, यह एक अवधारणा है जिसके अनुसार कम जो जन्म दर है, लेस कह सकते हैं कि बर्थ रेट है, और कम मृत्यु दर वाले जो देश हैं उनमें आर्थिक विकास का जो स्तर होता है वो अधिक होता है। वो इसे ही प्रदर्शित करता है, जिसे हम जनसांख्यिकी लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो ये बेसिक इसका मीनिंग हो गया। इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जैसे जो आईएलओ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी रोजगार की लगभग सार्वभौमिक जो परिभाषा है वो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति और हफ्ते में कम से कम 1 घंटा जो काम है उसके आधार पर निर्धारित होती है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं। दूसरी जो इसकी डिफिनीशन है शायद भारत के लिए वो एक कह सकते हैं यूनिक हो सकती है। जैसे भारत जैसी जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी है उनके लिए जो सामान्य स्थिति है वो कहीं ना कहीं रोजगार का ज़्यादा उपयुक्त इंडिकेटर्स है।
जहां खास तौर पे जो वर्क फोर्स है, जो कार्यबल है, उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि में वो जुड़ा हुआ है, संलग्न है। इसका सीधा सा कारण यही है कि कार्य का बृहद क्षेत्र कहीं ना कहीं कृषि रोजगार की जो मौसम विशिष्ट प्रकृति है उसको बेहतर तरीके से ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हमने देख लिया। भारत के संदर्भ में कई सारे जो आंकड़े हैं वो इस आर्टिकल में प्रकाशित किए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो आरबीआई के द्वारा एकत्र किए गए जो भी डाटा है उनके अनुसार जो वर्ष 2017-18 है, इससे लेकर 2021-22 तक 8 करोड़ यानी 80 मिलियन से अधिक जो रोजगार हैं उनके अवसर सृजित हुए हैं। और ये औसतन देखें तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ से अधिक इसमें दर्शाए गए हैं। इसके अलावा देखिए जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो श्रम बल भागीदारी है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। वो कितना बताया गया है, वो 60.1% दर्शाया गया है। सामान्य स्थिति में ये कहा गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनके बीच में जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 के दौरान 56% से बढ़कर अब जुलाई 2023 जून से लेकर 24 के दौरान कहीं ना कहीं ये कितना बढ़ चुकी है, तो ये 56 से लेकर अब बढ़ के 58.2% हो चुकी है। ये यहाँ पर आरबीआई का जो डेटा है वो प्रदर्शित करता है। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम थोड़ा सा संरचनात्मक जो डायमेंशन है उसकी हम बात करें तो भारत में औद्योगिकरण की जो शुरुआत है वो धीमी रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं पारंपरिक जो अपने देश के व्यवसाय हैं उनसे अन्यत्र जो श्रमिक हैं उनके संलग्न होने की जो दर है वो धीमी देखी गई है। 1980 या 80 के दशक के बाद देखें तो जो गैर कृषि गतिविधियां हैं उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो विकास की दर या संलग्नता की जो दर थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे गति पकड़ी और इसी कारण से जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें तेजी से वृद्धि भी देखने को मिली। यही नहीं, अधिकांश आर्थिक जो मॉडल आए उनमें वास्तविक जो मजदूरी है, जो श्रम उत्पादकता है उससे जुड़ी हुई माना गया, अर्थात काम कर रहे जो लोग हैं उनके द्वारा इसे कम किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी बात कही गई। यानी बढ़ती जो श्रम उत्पादकता है आमतौर पे देखें तो ये दोनों तरफ ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन दर्शाती है। इसे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो बेहतर मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी कहते हैं। खासतौर पे देखें तो इसमें ये जो कहा गया है कि बेहतर मानव पूंजी, इसमें कई सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। जैसे बेहतर एजुकेशन, यानी एजुकेशन का जो स्तर है वो बेहतर होना चाहिए, जो हेल्थ है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, बेहतर कौशल होना चाहिए और साथ ही बेहतर कार्य व्यवहार होना चाहिए। तो ये सारी बातें बेहतर मानव पूंजी के अंतर्गत शामिल की गई हैं और कहीं ना कहीं जो बेहतर मानव पूंजी है उसके साथ जो प्रौद्योगिकी है, यही भारत में कहीं ना कहीं जो आय है, जो रोजगार है, उनके संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें कही गई हैं, जैसे श्रम उत्पादकता का जो रिकॉर्ड है इसके बारे में ये कहा गया है कि जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है और जो यहाँ पर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ये दोनों एक सहवर्ती कारक के तौर पे उपस्थित है। भारत का जो दीर्घकालिक उत्पादकता रिकॉर्ड है वो बेहतर रहा है और उत्पादन जो वृद्धि है उसका एक अच्छा जो पार्ट है, एक अच्छा जो कह सकते हैं उसका हिस्सा है, वो आदर्श रूप से उत्पादकता में वृद्धि के कारण होना चाहिए, ऐसी बात कही है। इसीलिए रोजगार वृद्धि को उत्पादन वृद्धि के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता नहीं है और नहीं होनी चाहिए। इसीलिए विकास में तेजी लाने की आवश्यकता अपने देश में महसूस की जा रही है। तो इस तरह से ये बातें कही गई हैं इस आर्टिकल में। कुछ मुद्दा आधारित क्षेत्रों की भी चर्चा की गई है। जैसे वर्क फोर्स में ये कहा गया है कि कृषि की जो हिस्सेदारी है वो 2023 में कितनी है, 45.8% है और इससे ये धीरे धीरे क्या है कि लगातार घट रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2047 में ये 1/4 इसकी हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। यह अनुमान है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ते कार्यबल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगामी वर्ष
2030 तक गैर जो कृषि क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में औसतन लगभग 8 मिलियन रोजगार के जो अवसर है वो सृजित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भारत के सामने एक बड़ा ही चैलेंजिंग वर्क है। इसके अलावा देखिए, महिलाओं के संदर्भ में और युवाओं के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे भारत में महिला जो कार्यबल भागीदारी है वो एक सकारात्मक संरचनात्मक जो बदलाव है उसकी पुष्टि करता है। जैसे पहले अपने देश में जो कार्यबल है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो बहुत ही कम थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रदर्शित हो रही है। महिला जो कार्यबल भागीदारी है इस दर में वर्ष 2019 में 24.5% से लेकर वर्ष 2023 में लगभग 37% कह सकते हैं कि वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगभग 12-13% की वृद्धि देखी गई है। तो ये एक सकारात्मक बदलाव कहा जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भले ही ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जिसमें स्वयं के खाते और अवैतनिक जो परिवार हैं वो कहीं ना कहीं इसके उनके जो कार्य हैं इसमें शामिल है। खास तौर पे जो कार्यबल है वो कहीं ना कहीं कृषि या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं वहीं पर ये महिलाओं की जो भागीदारी है वो वृद्धि देखने को मिल रही है, ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, श्रम बाजार में नए जो प्रवेशक हैं उनके आयु वर्ग के लिए जो बेरोजगारी दर है ये वर्ष 2017-18 में 17.8% थी, जो कहीं ना कहीं 2022-23 में ये घटकर कितनी पहुंच गई, ये 10% पहुंच गई, यानी लगभग 7.8% की कहीं ना कहीं इसमें गिरावट दर्ज की गई है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो रोजगार क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वालों के बीच में कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो एक चिंताजनक विषय बने हुए हैं। हालांकि पिछले अगर कुछ वर्षों में आंकड़ों की हम बात करें तो राज्यों में जो बेरोजगारी दर है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये एक आशाजनक जो स्थिति है उसे दर्शाता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखिए, युवाओं और महिलाओं के मुद्दे पर बजट में बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो शामिल किए गए हैं। थोड़ा सा उन पर हम बात करते हैं। तो क्या प्रावधान है, तो देखिए, रोजगार प्रोत्साहन और कौशल विकास वर्तमान में केंद्रीय जो बजट है उसके मूल में है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने देश का जो केंद्र सरकार बजट लाती है जो आगामी समय में जल्दी ही आने वाला है फरवरी में, तो उसमें ये कहा गया है कि इसमें मूल रूप से जो रोजगार है, रोजगार जो प्रोत्साहन है, जो कौशल विकास है उसको खास जगह दी जाती है। अब जो केंद्रीय बजट रिलीज किया जाता है, रोजगार सृजन के लिए 3 जो योजनाएं हैं, पैकेज हैं, उनका ये हिस्सा है और इसमें पहली बार नए जो प्रवेशक हैं उनके लिए मजदूरी सब्सिडी भी शामिल की गई है। यही नहीं, इसमें खास तौर पे ये कहा गया है कि जो भी अपने देश की विमेंस है, जो महिलाएं हैं, इनका जो नेतृत्व है, विमेंस जो लीडरशिप है उसे खास तौर पे विकास के एजेंडे में रखा गया है। यानी कह सकते हैं कि महिलाओं का जो नेतृत्व है उसे खास तौर पे जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके एजेंडे के तौर पे शामिल किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है, महिलाओं का जो श्रम शक्ति भागीदारी है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। खास तौर पे जो कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम, कह सकते हैं कि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए खास तौर पे विशेष कौशल कार्यक्रम संचालित करने की बात कही गई है। तो इस तरह की कई सारी जो बातें हैं वो महिलाओं के संदर्भ में अब खुलकर सामने आ रही हैं। यही नहीं, महिलाओं के लिए खास तौर पे कहें तो जो छात्रावास हैं उनके स्थापना की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो क्रेच होते हैं, क्रेच यानी कि जो भी कह सकते हैं कि कामकाजी महिलाएं हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए एक ऐसा जगह हो, सुरक्षित जगह हो, उचित माहौल हो और कह सकते हैं कि वहाँ पर उन बच्चों के लिए जो भी फीडिंग हो सकती है वो सुविधा उपलब्ध हो। इस कारण से क्रेच की जो स्थापना है उस पर भी खास तौर पे बल दिया जा रहा है। यही नहीं, इनके लिए विशेष कौशल कार्यक्रम संचालित करने की बात कही जा रही है और महिलाओं के जो नेतृत्व वाले जो SHG उद्यम हैं उनके लिए खास तौर पे जो बाजार में उनकी पहुंच है वो बढ़ाने पर
बल दिया जा रहा है और ये सारे जो विषय हैं कहीं ना कहीं जो केंद्रीय बजट है उसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखिए फर्मों का जो छोटा होना कहा जा रहा है कि भारतीय जो फर्म है ये रोजगार के मामले में छोटी होती है, इनकी जो गति होती है वो धीमी होती है, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, ये कहा गया है कि ये न केवल औद्योगिक पश्चिम बल्कि चीन और मैक्सिको जैसी अन्य जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनकी फर्मों की तुलना में देखें तो लेस प्रोडक्टिविटी वाली होती हैं। भारत में जो फर्में हैं उनका जो आकार है वो छोटा होता है और उनसे जुड़ी कम उत्पादकता उनके श्रमिकों की मांग को सीमित करती है। उत्पादकता कम होती है तो वहाँ जो श्रमिक की आवश्यकता होती है, लेबर फोर्स की जो आवश्यकता होती है वो कम होती है। और इन पहलों को आगे बढ़ाने या कह सकते हैं कि लाभकारी जो रचनात्मक विनाश है उसके लिए लक्षित जो भी दृष्टिकोण हो सकता है, उसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि MME के प्रसार को बढ़ावा देना अब महत्वपूर्ण होगा। नवीनतम जो भी उपलब्ध जानकारियां हैं उनके अनुसार ये डेटा आया है कि वर्ष 2015-16 में भारत में 63.4 मिलियन असंगठित गैर कृषि MSME उपलब्ध थे और इन उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा कह सकते हैं लगभग 99% से अधिक कहीं ना कहीं सूक्ष्म इकाइयों से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं। औपचारिकरण की बात करें तो समय के साथ जो भी रोजगार है उनमें सुधार और सुधार के साथ ही देखें तो उस सुधार होने के बावजूद भी रोजगार की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं अनौपचारिकरण के स्तर पे देखें तो लेस प्रोडक्टिव वाली बनी हुई है। जो उनकी प्रोडक्टिविटी है अभी भी काफ़ी कम है और 90% से अधिक जो रोजगार हैं वो अनौपचारिक स्तर पे बने हुए हैं। लगभग 83% जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं उन्हीं से जुड़े हैं और ये वर्ष 2000 में लगभग 90% के आसपास इनका अनुपात था। इस तरह की बात, इस तरह के डेटा यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा रोजगार प्रतिरूप का जो झुकाव है अभी भी कृषि की ओर बना हुआ है, जिसमें लगभग 46.4% जो श्रमिक हैं वो कार्यरत हैं। तो इस तरह के डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। राज्यों की भूमिका के बारे में भी दर्शाया गया है। जैसे श्रम एवं रोजगार एक राज्य स्तरीय कह सकते हैं कि मुद्दा है और जनसांख्यिकी जो भी परिवर्तन है उनकी दरों में अंतर के कारण आर्थिक विकास की जो प्रकृति है, जो भविष्य है, उसकी संभावना भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे दो राज्यों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। पहला है यूपी, दूसरा है बिहार। बड़े राज्य हैं, बड़ी जनसंख्या वाले हैं तो कार्यबल भी यहाँ पर अधिक होगा। तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कहीं ना कहीं रोजगार के इच्छुक जो लोग हैं उनकी बढ़ती जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने वाले नए जो अवसर हैं वो सृजित करना अब एक गंभीर नीतिगत चुनौती है। इसके अलावा देखिए 2 राज्य और हैं जिनका उदाहरण लिया गया है, केरल और तमिलनाडु। ये कहा जा रहा है कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए श्रम प्रधान क्षेत्रों के आधार पर भविष्य की विकास की जो सीमाएं हैं इनकी आबादी वृद्धि होती जा रही है, यानी इनकी आबादी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे इन राज्यों को अनुकूल नीतियों को तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए कहीं ना कहीं पर्याप्त रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा, इससे जुड़े हुए जितने भी संबंधित तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात की। अगला आर्टिकल है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन और विकसित भारत @2047। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर एक खास जो टर्मिनोलॉजी आ रहा है वो है जलवायु परिवर्तन। ये बार बार आ रहा है और इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं विकसित जो भारत है उससे जोड़ा जा रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से, कई दशकों से, सदियों से, उससे अधिक समय में होने वाले जो भी जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन है उन्हीं से इसका लेना देना है। और ये मुख्य रूप से देखें तो जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, जैसे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनके जलाने के कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसमें तेज़ी से बढ़ती जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन कारण से कहीं ना कहीं एक तरह का जो परिवर्तन है वही जलवायु परिवर्तन है। और उसी के संदर्भ में विकसित भारत 2047 का जो संबंध है उसको इस आर्टिकल में दर्शाया गया है। जैसे भारत की बात करें तो भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश अब बन चुका है।
एक तरह से चाइना को पीछे छोड़ते हुए और सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से होने के कारण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन में योगदान देने और उससे निपटने में कहीं ना कहीं भारत की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के जटिल जो समस्याएं हैं, जो सारोकार हैं, उनसे निपटने के लिए खास तौर पे जो नीतिगत ढांचे हैं उनको विस्तृत रूप से लागू किया है, उन्हें निर्मित किया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक विकास जो हो वो कहीं ना कहीं समावेशी हो, टिकाऊ हो, सस्टेनेबल कह सकते हैं कि तरीकों पर आधारित हो। इस कारण से कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में देखें तो जलवायु परिवर्तन और विकसित जो भारत है इनमें एक खास संबंध देखने को मिलता है। बहुत सारे इससे संबंधित आंकड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है, लक्ष्य है, भारत की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कुछ आंकड़े दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे वर्ष 2015 में अपनाए गए भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर पे निर्धारित जो योगदान है एनडीसी, उसके अनुसार ये कहा गया है कि देश ने वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू जो उत्पाद है, जो जीडीपी है, उसकी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में कहीं ना कहीं 33 से लेकर 35% तक कम करने और वर्ष 2030 तक कहीं ना कहीं जो गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत है उनसे लगभग 40% की संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का एक तरह से बड़ा लक्ष्य रखा है। और ये दोनों जो उद्देश्य हैं कहीं ना कहीं भारत की सीमा से बहुत पहले ही कहने गए तो एक तरह से पूरा हो गए हैं। तो इस कारण से ये जो उपलब्धि है भारत के लिए काफ़ी मायने रखती है। और भारत ने जलवायु परिवर्तन से संबद्ध सौर ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त प्रगति हासिल की है। वर्ष 2023-24 में देखें तो 15.03 गीगावाट के उत्पादन के साथ ही 30 अप्रैल 2024 तक कुल ऊर्जा उत्पादन जो है वो 82.64 गीगावाट तक पहुँच गया। और यही नहीं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बारे में ये कहा गया है कि 23-24 में जलवायु लचीलापन, कार्बन जो पृथक्करण है, संधारिता है, उसमें सुधार पर केंद्रित कई जो महत्वपूर्ण पहले हैं उनको रेगुलेट भारत करते आ रहा है। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण इससे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, जो कह सकते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव हैं, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर योजना। ये जो योजना है ये मुफ्त बिजली योजना इसे कहा जाता है। उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को किया था। इसके लिए जो एलोकेटेड फंड है वो 75,000 करोड़ रुपए है। पहल का जो उद्देश्य है पूरे भारत में 1 करोड़ आवासीय घरों की छत पर सौर जो पैनल है वो लगाना। लाभ क्या होगा तो हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। यही नहीं, इससे जो भी अपने देश के परिवार हैं उन परिवारों के बिजली पर आने वाला जो अब तक का कॉस्ट था, जो व्यय था, उसे कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्हें अतिरिक्त जो बिजली है उसका उत्पादन करने और ग्रिड को वापस बेचने की सुविधा देकर कहीं ना कहीं संधारणी जो ऊर्जा पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने में ये जो योजना है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा इससे जुड़ी बहुत सारी बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये भी एक पहल बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो जलवायु से संबंधित क्रियाकलापों का वित्त पोषण से संबंधित है। इसमें ये कहा गया कि भारत ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करके पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ जो भी गतिविधियाँ हैं उनको वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और सरकार पर्यावरण संवर्धन जो भी परियोजनाएं हैं उनके लिए पूंजी जुटाने के लिए, कैपिटल जुटाने के लिए कहीं ना कहीं ग्रीन बॉन्ड नाम का ऋण जो उपकरण है ये जारी किया है। इसके कई सारे लाभ हैं, जैसे बेनिफिट्स आप सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है जैसे आप देखेंगे तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। यहाँ पर इनके बेनिफिट्स दर्शाए गए हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें कही गई हैं, जैसे भारत ने वर्ष 2024 में जारी किए गए जो भी ग्रीन बॉन्ड है इनकी शुरुआती किस्तें जो थी वो 8,000 करोड़ रुपए से हासिल की। और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी पहल है उनके वित्त पोषित करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जो आवंटन है वो किया गया। और इसी कारण से जलवायु की प्रतिरोधी जो क्षमता है उसमें निवेश बढ़ाने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इन कारणों से
कह सकते हैं कि वो दर्शित हो रही हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो फ्रेमवर्क वित्त पोषण है उसके लिए आवश्यक क्षेत्रों को रेखांकित भी ये करता है, जिसमें खास तौर पे जो नवकरणीय ऊर्जा के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, बायोमास एनर्जी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में और उसके प्रदूषण शमन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत के द्वारा ग्रीन बॉन्ड को अपनाना कहीं ना कहीं एक रणनीतिक वित्तीय पहल है और पेरिस जो समझौता हुआ था जो ये पर्यावरण के संदर्भ में, उस समझौते में कहीं ना कहीं COP26 जैसे जो भी वैश्विक जलवायु सम्मेलन है उसमें स्थापित जो भी दायित्व हैं उनके पालन करने में अंतर्राष्ट्रीय जो संकेत हैं वो भारत की तरफ से कहीं ना कहीं प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये बातें हमने देख ली। इसके अलावा देखिए एक और इनिशिएटिव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है गोवर्धन पहल। इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करें। मवेशियों से नगद जो लाभ है उससे जुड़ा हुआ ये पहल है। सरकार की जो भी गोवर्धन योजना है, इसका जो पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ये योजना का पूरा नाम है। योजना का जो उद्देश्य है वो 2023-24 के बजट में घोषित 500 नई जो बायोगैस संयंत्र हैं उन संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से जो भी देश में कचरा है उसे धन में बदलना इस इनिशिएटिव का महत्वपूर्ण पहल है। ये जो संयंत्र है ये बड़े पैमाने पर जो भी अपने देश में मवेशी होंगे उनके जो गोबर हैं या अन्य जो जैविक कचरे हैं उनको बायोमास में बदल देंगे, जो कहीं न कहीं एक हरित ऊर्जा का सोर्स होगा। ये जो योजना है, इस योजना में ये कहा गया है कि भारत के बृहत उद्देश्य से ये मेल खाती है, जिसमें एक चक्री जो अर्थव्यवस्था है वो प्राप्त करना और जीवाश्म पर जो भी निर्भरता है उसे कम करना शामिल है। यही नहीं, गोवर्धन जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसकी सुविधा प्रदान करके जैविक खाद और जो भी जैव उर्वरक हैं उन सहित जैव उत्पादकों और उप उत्पादकों के व्यवसायीकरण के माध्यम से आर्थिक अवसर भी उत्पन्न करेगा और इस कारण से स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी बढ़ावा देने में ये काफ़ी मदद साबित करेगा। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी देखिए एक दो चीज़ें हैं, जैसे महत्वपूर्ण जो खनिज मिशन है, खनिजों को प्राथमिकता दी गई है। भारत ने वर्ष 2024-25 के बजट के तहत एक महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया जिसका लक्ष्य था स्थानीय जो भी उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, जैसे तांबा और लिथियम जैसे आवश्यक जो खनिज हैं इनका पुनर्चक्रण करना इसमें शामिल है। और ये जो खनिज रक्षा की बात कही जा रही है ये कृषि, ऊर्जा, औषधि और दूर संचार जैसे जो उद्योग हैं उनसे कहीं न कहीं जुड़े हैं और उनके लिए ये आवश्यक भी है। मिशन का महत्व की बात करें तो घरेलू जो भी उत्पादन है, जो पुनर्चक्रण है उसको बढ़ाने, आवश्यक खनिजों के चिन्हित करने, आयात निर्भरता को कम करने, अन्वेषण में तेजी लाने, बाहर से खनिज प्राप्त करने, संसाधन दक्षता को अनुकूलित करने के साथ ही खनिजों को पुनर्चक्रण करने के साथ उचित अनुसंधान और विकास के माध्यम से जो भी उचित विकल्प हो सकते हैं वो खोजने में ये मदद दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए तटीय आवास एवं मूर्त आय के लिए जो मैंग्रोव पहल है, जो जिसे हम शार्ट में मिस्टी कहते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जून 2023 में इसे आरंभ किया गया। तटीय जो आवास और मूर्त आय है उसके लिए मैंग्रोव पहल जो मिस्टी के नाम से जानी जाती है, ये एक बड़ा ही व्यापक परियोजना है जिसके तहत कहीं ना कहीं भारत के सभी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मैंग्रोव पुनर्वनीकरण और संरक्षण के लिए डिजाइन किया गया। कार्बन को सोखने के साथ ही जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो तूफान आते हैं उनसे बड़े स्तर पे जो कह सकते हैं प्राकृतिक क्षय होता है, आर्थिक क्षय होता है, उन पर कहीं ना कहीं एक अवरोध के तौर पे ये काम करेगा और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने में ये जो पहल है काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा भी इससे बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे इससे जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसके अलावा देखिए अमृत धरोहर, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। आर्द्र भूमियों के माध्यम से कहीं न कहीं जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका मुकाबला करने के लिए अमृत धरोहर स्टार्ट किया गया। इसे जो ये अमृत धरोहर है इस योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में पूरे देश में जो वेटलैंड्स होते हैं, दलदली भूमि वाले जो क्षेत्र हैं, आर्द्र भूमि है, उनकी जैव विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में सुधार लाने के लिए कहीं न कहीं इसको स्टार्ट किया गया और आर्द्र भूमियों के उपयोग को अधिकतम करने के लक्ष्य के साथ ही इस योजना को या इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। आर्द्र भूमि के सर्वोत्तम संभव जो भी उपयोग हैं
उनको बढ़ावा देने के साथ ही जैव विविधता, कार्बन जो भंडारण है, इको टूरिज्म की जो भी संभावनाएं हैं, स्थानीय जो समुदाय हैं उनके आय सृजन में सुधार करने के लिए 2023-24 में शुरू होने वाले अगले 3 वर्षों के दौरान इस योजना को रेगुलेट किया जाएगा। तो इस तरह की बातें इस अमृत धरोहर के बारे में कहा गया है। अमृत धरोहर जो है ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी और उसके साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए एक वैकल्पिक आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराएगी, कार्बन को अवशोषित करेगी, जैव विविधता को विकसित करेगी, जो भी इकोसिस्टम है उसे और रिच करेगी और आर्द्र भूमि को बहाल करने के साथ ही सुरक्षित रखने का भी प्रयास करेगी। कौन? अमृत धरोहर जो इनिशिएटिव है, जो योजना है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये कहीं ना कहीं उसके नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इसे वर्ष 2023 में ही स्टार्ट किया गया है। भारत का जो ग्रीन क्रेडिट कार्ड जो प्रोग्राम है ये वनीकरण और पुनर्वनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव रणनीति के तौर पे जाना जा रहा है। पर्यावरण जो भी मंत्रालय है उसने वर्ष 2024 में GCP के लिए संशोधित अनुशंसाएं जारी की है और नए नियम जो है ये वनीकरण के माध्यम से पारितंत्र की जो भी बहाली है उस पर खास तौर पे फोकस करते हैं। ये जो पहले हैं ये अपने देश के जो लोग हैं, उद्योग हैं, समुदाय हैं, उनके द्वारा क्षारित वन भूमि पर वृक्ष लगाने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बाजार विनियमन और ग्रीन जो क्रेडिट है वो अर्जित होता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2070 तक देखें तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की कहीं ना कहीं जो भारत की व्यापक रणनीति है उसी का एक अभिन्न हिस्सा है और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो वनावरण बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से वनीकरण को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाना है। तो ये बात कही गई है। यही नहीं, राष्ट्रीय जो वन रोपण कार्यक्रम है और जो प्रतिपूरक वन रोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण है वो इस पहल से जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं रेगुलेशन है उनको देख रहे हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भी एक योजना है सौर पार्क योजना। 2014 में ये योजना शुरू की गई थी। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 तक अब इसे बढ़ा दिया गया है और इस योजना का जो उद्देश्य है वो देश भर में जो सोलर पार्क हैं वो निर्मित करना है, जिससे भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म जो ईंधन बिजली है उसके महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है भारत के उसको प्राप्त किया जा सके। यही नहीं, ये जो योजना है ये सरकारों के द्वारा अक्षय जो ऊर्जा अवसंरचना है उसके विकास को प्रोत्साहित करती है और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसे भी जुटाती है। तो इस तरह की बात हमने कह दी। ऐसे ही एक और योजना है जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल करने के लिए है, इको मार्क योजना। 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको मार्क नियम 2024 अधिसूचित किए और वर्ष 1991 की जो इको मार्क योजना है उसके नए नियमों के साथ इसे लाया गया। भारत सरकार ने पर्यावरण के लिए लाभकारी वस्तुओं को लेबल करने के लिए इको मार्क जो योजना है ये शुरू की और इस योजना का जो प्रबंधन है वो भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा किया जाता है और इसमें साबुन, डिटर्जेंट, पेय, खाद्य पदार्थ, लुब्रिकेंट, ऑयल, पैकेजिंग सामग्री, आर्किटेक्चरल जो भी पेंट है, पाउडर कोटिंग, बैटरी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है, खाद्य जो योजक हैं, लकड़ी के जो विकल्प हो सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसॉल, प्रोपेलेंट, प्लास्टिक उत्पाद, अग्निशामक, चमड़ा और कार उत्पाद सहित कई सारे जो उत्पाद श्रेणियां हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर जो BIS है ये निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। जैसे ये कार्य दिए गए हैं: लाइसेंस का नवीनीकरण करना, निलंबन और निरस्तीकरण और निरीक्षण करना, किसी भी सामग्री या पदार्थ के विश्लेषण के लिए नमूने लेना जिसके संबंध में इको मार्क का उपयोग किया गया हो। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो कई सारी बातें हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को परम जो रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है वो लॉन्च किया। भारत की तकनीकी जो प्रगति है, आत्मनिर्भरता है, उसकी खोज में ये एक बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। और इसके अलावा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा निर्मित ये अत्याधुनिक कंप्यूटर देश की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये जो उद्यम है अब इंडस्ट्री 4.0 में भारत की सफलता का आधारशिला तय करेगा। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है, वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लिए दीर्घकालिक जो रणनीति है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम,
ये जो कार्यक्रम है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग जो भी सरोकार हैं, जो उद्देश्य हैं, उनके बावजूद वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आपस में कहीं ना कहीं रिकनेक्ट है। और 2019 में भारत सरकार ने बढ़ते अपने देश में जो एयर पोल्यूशन है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, इनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है NCAP, इसकी शुरुआत की थी। ये जो पहल है, इसका जो उद्देश्य था वो वर्ष 2024 में जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जिनका कह सकते हैं जो कण होते हैं, उनके आकार के आधार पर जो कणिक तत्व हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर 10 एवं PM 2.5 है, इसके स्तर को कहीं ना कहीं 20 से 30% कम करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय जो भी परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक है, उसके तहत गैर प्राप्ति क्षेत्रों के रूप में घोषित 132 शहरों पर ये जो कार्यक्रम है खास तौर पे केंद्रित है। इसके अलावा देखेंगे तो कुछ और भी इनिशिएटिव है, जैसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन जो कार्य योजना है, ये एक बड़ा ही समग्र दृष्टिकोण है। जैसे वर्ष 2008 में ये शुरू की गई थी, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके निवारण के लिए भारत का जो मौलिक दृष्टिकोण है वो इसके द्वारा परिलक्षित होता है। इसके अलावा देखिए NAPCC जलवायु परिवर्तन के प्रति जो भी समुदाय हैं, जो पारितंत्र हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको कम करने के लिए, उनके समन के लिए अनुकूलन जो भी उपाय हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और NAPCC के तहत प्रमुख जो मिशन है वो ये हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो मिशन है ये महत्वपूर्ण है। अगर इनकी हम बात करें, इनमें पहला जो है राष्ट्रीय सौर मिशन है। अगर राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें तो ये जो मिशन है वर्ष 2022 तक, ये कहा गया है कि इस मिशन में 2022 तक लगभग 100 जो गीगावाट है उसकी ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया है। और ये ऊर्जा का जो विकास है, ऊर्जा के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। इसके अलावा देखिए, इसमें दूसरा जो मिशन शामिल है राष्ट्रीय जल मिशन। जल संरक्षण के प्रबंधन और जल संसाधनों के कुशलतम उपयोग पर ये कार्यक्रम केंद्रित है, क्योंकि इसका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से कहीं ना कहीं जो वाटर की उपलब्धता है, जो जल संसाधन है, उस संसाधन की उपलब्धता में कमी आएगी। तीसरा है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। अगर इसकी बात करें तो राष्ट्रीय जो सतत कृषि मिशन की बात कही जा रही है, तो जल दक्षता जो सिंचाई है, जो इरिगेशन है, उसके संदर्भ में कहा गया कि फसल के विविधीकरण और मृदा जो प्रबंधन से संबंधित जो भी अपने देश में पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं, उन जैसी अनुकूलनीय तकनीकों को बढ़ावा देकर कृषि को कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने का जो प्रयास है वो इस मिशन के तहत निर्धारित किया गया है। हरित भारत मिशन की अगर हम बात करें तो हरित जो भारत मिशन है ये खास तौर पे नाम से ही ये दिखता है कि वनीकरण और पारिस्थितिकी जो भी पुनर्स्थापना है, वनों और गैर वनों के जो क्षेत्र हैं उनको बढ़ाना है, और कार्बन पृथक्करण का जो क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं हरित भारत मिशन के द्वारा निर्धारित होता है। इसके अलावा एक और है NAPCC राष्ट्रीय सतत आवास जो मिशन है। मिशन के माध्यम से ये कहा गया है कि शहरी अनुकूलन पर खास तौर पे जोर दिया जाएगा। जो शहरी अनुकूलन है उस पर कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा, और इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी रणनीतिक ज्ञान हो सकता है राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से ये जो भी अनुसंधान होंगे उनके स्तर पे आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये सारी बातें हमने देख ली। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ इस आर्टिकल में दी गई है, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 क्या है। तो देखिए दिसंबर 2022 में पारित ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 ऊर्जा की जो दक्षता है और जो डीकार्बोनाइजेशन है उसको बढ़ावा देकर कृषि को जलवायु परिवर्तन का प्रतिनिधित्व ये करता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में ये जो संशोधन है ये गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को कहीं ना कहीं अनिवार्य बनाता है, जो कहीं ना कहीं भारत के नवीनीकरण ऊर्जा में बदलाव के जो प्रयास हैं उनको ये गति प्रदान करता है। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कुछ बातें इसके बारे में कही गई हैं, जैसे ये प्रणाली व्यवसायों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके निम्न कार्बन उत्सर्जन कार्य पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा उद्योग निर्धारित सीमा से नीचे
के उत्सर्जन को कम करके कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और ये क्रेडिट उन कंपनियों को बेचे जा सकते हैं जो अपनी उत्सर्जन सीमा पार कर चुकी हैं, यानी जो भी उनके लिए पहले से निर्धारित उत्सर्जन सीमा है उससे अधिक वो उत्सर्जन कर चुकी हैं। और जो पेरिस समझौता है, इस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है ये कार्बन तीव्रता को कम करने के महत्व को उजागर करते हैं और ये जो विधेयक है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं आवश्यक साधन के रूप में, टूल के रूप में काम करते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा देखिए जो COP27 है मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन हुआ था, तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा जो अभी समय है UNFCCC है, इसके जो भी पक्षकार हैं उनका 27वां सम्मेलन था और इसमें भारत ने अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की थी जो वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देश के रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। टारगेट है 2070 और भारत के लिए LTLEDS में ऐसे प्रमुख जो रणनीतिक बदलाव हैं उनको शामिल करने की बात कही गई है, जैसे विद्युत प्रणालियों का निम्न कार्बन विकास, कुशल समावेशी निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली, शहरी अनुकूलन और टिकाऊ शहरीकरण, वन एवं वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की जो भी प्रौद्योगिकियां हैं उनको शामिल करना। तो इस तरह से आज हमने योजना में जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल प्रकाशित हुए थे उनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उनको डिटेल से देखा और संबंधित जो भी तथ्य हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। और आज का एपिसोड कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिए और भी अगर कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप हमें बताइए ताकि हम अपने इस कार्यक्रम को और बेहतर आपके लिए बना सकें। तो ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।